नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर जॉइंट टॉक्स। डॉक्टर जॉइंट टॉक्स एक हेल्थ सीरीज शो है जिसमें हम मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स इन सब की हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। मसल्स, बोन्स, जॉइंट शरीर के वो हिस्से हैं जो हमारी फाउंडेशन बनाती है शरीर की। और समस्या ये है कि इनके बारे में हम चर्चा तभी करते हैं जब हमको कोई पेन होता है या कोई हमको बीमारी होती है। इससे पहले इसकी चर्चा नहीं की जाती। ऐसी हेल्थ सीरीज में हम हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर धनंजय गुप्ता। डॉक्टर धनंजय गुप्ता को 30 साल का अनुभव है। ये फोर्टिस हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और ये अपना 30 साल का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। आपको पता है, बचपन से लेकर एक खास समय तक जीवन में हमारी हड्डियों का एक संचय होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हड्डियों का बोन मसल मास जिसे कहते हैं, पीक बोन मसल मास जो हो वो बनता है। ये मसल मास ही आगे जाकर हम लोग खर्च करते हैं जवानी में, बुढ़ापे में। यही बोन मास जो है हमको हड्डियां कमज़ोर होने से, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। तो आज का ये पहला विषय, इस एपिसोड का पहला विषय हम जो ले रहे हैं वो हम यही ले रहे हैं, पीक बोन मास। ये होता क्या है? डॉक्टर गुप्ता, इस शो में आपका स्वागत है। आप ही का शो है। थैंक यू डॉक्टर जॉइंट टॉक्स। ये जो पीक बोन मास मैंने आपके मुंह से पहली बार सुना, ये आखिर है क्या? इसको सीरियसली लिया जाए या एक मेडिकल जार्गन ही समझें इसको? नहीं, पीक बोन मास एक साइंटिफिक टर्म है जो कि ये बताती है कि बेस्ड ऑन जेनेटिक फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स बोन की डेंसिटी कितनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकती है। तो दिस इज कॉल्ड पीक बोन मास, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी विच कैन बी अटेन्ड बाय अ पर्टिकुलर बोन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एज वी डिस्कस अर्लियर। एक तो आपका 60 to 80% जो जीन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो। तो आपके जो जीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 2, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाथ में हैं, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि जीन्स आपके हाथ में नहीं है, जो आपको मिले हैं, यू हैव टू लिव विद देम। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि 20 से 40% तक पीक बोन मास को अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि आपके हाथ में है, हमें उनके बारे में समझना है और उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना पीक बोन मास हम लोगों को अटेन करना है। डॉक्टर गुप्ता, इसमें मेरे पास 2 प्रश्न सामने आते हैं। पहला, क्या हिंदुस्तानी पेरेंट्स को अपने बच्चों के पीक बोन मास के बारे में ज़्यादा सजग होना होगा? और दूसरा ये है कि किस उम्र तक ये पीक बोन मास या जिसको कहिए कि हड्डियों को स्ट्रांग बनाने का जो प्रोसेस है, ये किस समय तक चलता है? अगर आप ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी अगर आप देखें तो जो भी मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो आपके ग्रोइंग एज में ही आते हैं। पीक बोन मास भी तभी आप अटेन कर सकते हैं जब आपकी हड्डियां ग्रो कर रही हैं। तो गर्ल्स के अंदर आप 18 से 20 साल तक का एज ग्रुप ले लें जिसमें कि आप अपना मैक्सिमम पीक बोन मास अचीव कर सकते हैं। बॉयज़ में ये आप 20 से 22 साल तक का आप कर सकते हैं। पीक बोन मास का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर जो आपने डेंसिटी एक्वायर कर ली वो आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की तरह बुढ़ापे में काम आएगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा प्रिवेंशन क्या है? आई ऑलवेज टेल देम कि द प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड। उस समय आपने जितना अपना बोन स्टॉक मजबूत कर लिया उतना बुढ़ापे में जाके वो आपको काम देगा, आपके काम में आएगा। अब इससे आगे एक और जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पीक बोन मास को अटेन कैसे किया जाए? जो हमारा शरीर है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, यूज इट और लूज इट। तो अगर मुझे किसी भी बॉडी पार्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे उसको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। बचपन में जब मेरी हड्डियां ग्रो कर रही हैं उस समय जितना ज़्यादा फिजिकल लोड मैं उसके ऊपर डालूंगा वो उतना ही मजबूत होंगी। लोड के साथ साथ अगर मेरा एडिक्वेट डाइट है, बैलेंस डाइट है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा है अगर, तो वो इट विल इंश्योर कि कैल्शियम जाके डिपॉजिट होगा बोन्स के अंदर। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी आ रही है, अब फिजिकल एक्टिविटी आप ये बैठ के कि आप सिर्फ चेस खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, इंडोर गेम्स, उसमें नहीं है।
एक्टिविटी का मतलब ये है हमारा हाई इम्पैक्ट मतलब जंपिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एरोबिक्स, ऑल दीज स्पोर्ट्स। साइकिलिंग, स्विमिंग नहीं आता है, इसमें हाई इम्पैक्ट मतलब बोन्स के ऊपर कोई ऐसा फिजिकल लोड नहीं पड़ रहा है। हर जनरेशन में हमारे जो माँ बाप थे उनकी जनरेशन के अंदर जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती थी वो अलग होती थी। पेड़ पे चढ़ना है, कूदना है, ये सब चीज़ें होती थी, दौड़ना है। हम लोगों की एज में आके वो काफ़ी हद तक जो गेम्स हम लोगों ने खेले हैं, लंगड़ी टांग है, पिट्ठू है, कबड्डी के बारे में आपने मेंशन किया, घोड़ी जो हम लोग खेलते थे, तो उसके अंदर आपको एक फिजिकल लोड आपकी बोन्स के ऊपर आ रहा है, सिस्टम के ऊपर आ रहा है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, नंबर 1। नंबर 2, दर्द होता है। बिना दर्द के आपका कोई भी साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हो सकती है वो। तो ये फिजिकल एक्स एंड पेन्स जो हम लोगों ने झेले हैं और जो जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है अल्टीमेटली, वो मेरे ख्याल से आपकी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने बचपन में खेल खेले वो शायद आजकल की जनरेशन जो है वो स्क्रीन टाइम में अपना समय बहुत ज़्यादा व्यतीत कर रही है। उसको बाहर निकलना होगा, और अगर ये नहीं निकलती, जैसा जो मुझे लग रहा है कि आजकल तो गेम्स ही ख़त्म हो गए हैं, मुझे बाहर खेलते बच्चे दिखने बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि हॉकी, फुटबॉल भी कम ही बच्चे जो है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है वो खेल रहे हैं, लेकिन हर इंसान नहीं खेल रहा है। तो ये बच्चे आगे जाकर एक समस्या इनको हो सकती है। मेरे ख्याल से ये जो सवाल है, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ राइट पेरेंटिंग, अपब्रिंगिंग। तो 2 इश्यूज हमने इसके अंदर किए हैं। नंबर 1 स्क्रीन टाइम एंड नंबर 2 इज फिजिकल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। तो अगर हम लोग सबसे पहले स्क्रीन टाइम को लेते हैं, बच्चे वही देखते हैं, सीखते हैं जो कि घर में हो रहा है। तो अगर आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि कम स्क्रीन टाइम यूज़ करो आप, लेकिन आप खुद पूरे टाइम अगर स्क्रीन को लेके बैठे हुए हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये you have to set the example. You have to let them know that yes, you can survive without the screen, so they should also be able to live without the screen time. Number 2, ये एक lifestyle issues जो physical activities वाला है, this is something which is very very disturbing rather I would say, कि आज की तारीख में जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सुपर एजुकेशनिस्ट, सुपर अचीवर, सुपर प्रोफेशनल, सुपर सिंगर, मतलब वो एकदम मैक्सिमम करना चाहते हैं, जैसे कि वो प्रोडिजी चाइल्ड अपना बनाना चाहते हैं। वो उसमें वो ये भूल जाते हैं कि जो चाइल्डहुड है, बच्चे का जो नेचुरल जो इंक्लिनेशन होता है, भागना, दौड़ना, शैतानी करना, उसको आप कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। उसका जो लॉस है वो कभी कंपनसेट नहीं हो सकता है, बिकॉज एज वी डिस्कस अर्लियर, अपार्ट फ्रॉम पीक बोन मास, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल ग्रोथ, टीम वर्किंग, आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोस्ती हो रही है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, वो कहीं भी जा पे लैक हो रहा है। हमें अपना बचपन याद है, हम लोग स्कूल से आते थे, खाना खाया, होमवर्क किया और उसके बाद भाग जाते थे। अंधेरा होने के बाद हमें ढूंढा जाता था और हम लोग घर में आते थे। आज की तारीख में माहौल भी बदला हुआ है, थोड़े से हम लोग भी, पेरेंट्स भी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि बच्चा अगर हमारे आंखों के सामने अगर नहीं है तो अनसेफ है। कहीं बाहर भेजना है, हम उसके लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह की इनसिक्योर सिचुएशन में अपने आप को पाए। तो ये जो ओवरली सेफ्टी कंसर्न है, ये भी बच्चे की ग्रोथ में हैम्पर करते हैं। तो अब हमारे पास एक तरीका यही बचता है फिजिकल एक्टिविटी का कि उनको हम जैसे स्कूल्स ने अभी ये एक अपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये मैंडेटरी किया हुआ है कि बच्चे को एक फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर मैंडेटरी है, डालना ही डालना है। ये इन प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाके स्कूल्स में अगर आप देखें, हफ्ते में सिर्फ एक उनका स्पोर्ट्स पीरियड होता है जिसमें वो बाहर निकलते हैं। उसमें भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर नहीं जाओगे, या जो खो खो वाला ग्राउंड है उससे बाहर नहीं जाओगे, और थोड़ा सा मेल
एंड फीमेल स्टूडेंट्स को लेके भी उनकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। मेल्स को फुटबॉल फील्ड में आप भेज देते हो, गर्ल्स को आपसे बास्केटबॉल बैडमिंटन कोर्ट खेल के अंदर या बैडमिंटन कोर्ट में आप डाल देते हो। तो ये आप समझें कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, पीक बोन मास डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि डेली अगर आपने उन्हें 45 मिनट्स टू 1 आवर भागने दौड़ने खेलने कूदने के लिए अगर नहीं दिया है, तो आप कितना भी अच्छा उन्हें आप एजुकेशन दे लें, माहौल दे लें, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस आउट ऑन समथिंग एंड दे मे not like it in the future when they start having the complications or the problems. तो आपकी बात से एक तो ये समझ आया कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें बोन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये पीक बोन मास को डेवलप करने में, बढ़ाने में सहयोग देती है। एक दूसरी और चीज़ जिसके ऊपर आपने हल्की सी चर्चा की, जिसके ऊपर मेरा एक अगला प्रश्न है कि खाने का इसमें क्या रोल है? न्यूट्रिशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी साइंस है, और जितने भी सिविलाइजेशंस हैं उन सब ने न्यूट्रिशन के ऊपर इतना काम किया हुआ है। न्यूट्रिशन से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हाई प्रोटीन या हाई कैल्शियम या इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं। न्यूट्रिशन से मतलब ये होता है कि एक बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि अगर मैं हाई प्रोटीन डाइट मुझे रिकमेंड की गई है, आप कितना भी हाई प्रोटीन खा लें, लेकिन जो टोटल आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 10 से 15% तक ही आप एनर्जी प्रोटीन से ले सकते हैं। बाकी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट खाना ही खाना पड़ेगा। सो द बॉडी वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल, अ बैलेंस डाइट। लकीली जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी लोकल सब्जी भाजी अनाज ये सब जो अवेलेबल हैं, वो एक बैलेंस डाइट आपको देने में सक्षम है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे कि आप बच्चों की जो डिमांड है कि मैंने पिज़्ज़ा ही खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, तो उसके अंदर आप फंस के बच्चे को सिर्फ खुश करने के लिए भैया तो किसी तरह खा ले, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड या इस टाइप के डाइट अगर आप दे रहे हैं जो कि कंप्लीट नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसके अंदर उनको डेफिनेटली डेफिशिएंसी होगी ही होगी। बोन मास के लिए हम कौन सा फूड ज़्यादा खाएं जिससे हमारी हड्डियां मजबूत? ऐसा स्पेसिफिक, जैसे हमने बताया कि जब हमारा शरीर ग्रो कर रहा है तो हमें कैल्शियम रिच फूड एंड प्रोटीन रिच फूड हमें खाने चाहिए ज़्यादा। इसके लिए हमारे दूध, अंडे, फिश, नॉन वेज ऑफ कोर्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, अनाज, गेहूं, चावल, मिलेट्स, ये सब हैं। आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकोली वगैरह, स्पिनच वगैरह, और आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, ये सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इन सब का एक आपने बैलेंस अगर आप दिन भर में लेके चल रहे हैं, तो जितनी भी आपकी प्रोटीन की, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक बैलेंस्ड डाइट से पूरी हो सकती हैं। यहाँ एक समस्या जो पेरेंट्स से बात करके सामने आती है कि बच्चे दूध पिए के राजी नहीं है आज की डेट में, और वहीं दूसरी और कई बच्चे वीगन हुए जा रहे हैं, उनको वेजिटेरियन फूड खाना, ठीक है, उनकी अपनी एक चॉइस है, मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि उनको कैल्शियम कैसे मिले? ठीक है, इसको हम लोग फूड फैट नहीं कह सकते हैं, इट्स अ चॉइस। जो वेगन है या वो बच्चे जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आप सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप निकाल देते हो डाइट में से, उसके बावजूद भी आपके एग्स हैं, फिशेस हैं, आपकी जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस, आपके सीरियल्स, नट्स, ये सब एडिक्वेट हैं आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में। डॉक्टर साहब, एक समस्या के आपने हल्का सा जिक्र किया है जिसपे, वो है जंक फूड और एरेटेड ड्रिंक्स, जो आजकल बोतल खोलो और मुंह पे लगा लो, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है कि खाते भी हैं और वो पीते भी हैं। इसका आपकी जो बोन की स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है, वो मैं जानना। ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। एरेटेड ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स, इनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड एंड कैफीन ये होता है जो कि आपका
कैल्शियम से एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करता है, कम करता है, इसलिए आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी ये प्रोडक्ट्स लेने से बढ़ सकती है। और एक पेरेंट्स के दिमाग में एक और भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सप्लीमेंट्स, बच्चों को सप्लीमेंट्स विटामिन डी देना चाहिए कि नहीं, वो कैल्शियम, आजकल तो हमारे टाइम भी एक चला करती थी कैल्शियम की गोलियां हम चूज कैल्शियम करते थे, सैंडोज। कैल्शियम सैंडोज। तो क्या ये सप्लीमेंट्स देने चाहिए या आपका खाना ही अपने आप में काफ़ी है? मेरे ख्याल से अगर आपकी अच्छी डाइट है, बैलेंस डाइट है, उस केस में आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्स की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आपको खाना हजम करने में दिक्कत हो, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो रहे हैं, डेफिशिएंसी हो आपको खाने के अंदर, आपका जो खाना है वो बैलेंस नहीं है, आप कहीं ऐसा हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे कि आपको जो खाना है प्रॉपर बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, इन सिचुएशंस में ही आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। पर अदरवाइज अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो खास इसकी आवश्यकता नहीं है। और एक बात पीता है कि अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो पहले आप कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर से और या अपने किसी और एक्सपर्ट से, कि इसको आप सीधा ही लेना शुरू कर देते हैं लोग, जैसे नॉर्मली देखा गया है। सप्लीमेंट्स एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और उनका जो लेबलिंग होती है और जो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आपने सिर्फ एक गोली खा ली तो आपकी दिन भर की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें पूरी हो जाती है। बॉडी एक डायनामिक स्टेट के अंदर है, किसी दिन रिक्वायरमेंट कम है, किसी दिन ज़्यादा है, तो वो अननेसेसरली आप एक कोई केमिकल लेके उसका लेवल अपनी बॉडी में आप स्टोर अप कर रहे हैं जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। और अगर डेफिशिएंसी अगर है तो आपने एक महीने के अंदर वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके अपने स्टोर्स को रिप्लेनिश करके उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी जो सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं लाइफ लॉन्ग लेने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मेडिकली इंडिकेटेड फॉर सम डिजीज़। आप अपना एक महीना ले लें, टेक इट फॉर 6 वीक्स 8 वीक्स, उसके बाद ब्रेक दें, क्योंकि बॉडी को आपने सेल्फ सफिशिएंट करना है। बॉडी न्यूट्रिशन में से जो भी उसने खाना खाया है उसमें से जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आइसोलेट करना, एब्जॉर्ब करना, ये बॉडी का फंक्शन है और वो तभी कर पाएगी अगर आप ये सप्लीमेंट्स उसको देना बंद कर देंगे। स्मोकिंग का बोन की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? स्मोकिंग एक ऐसी एपिडेमिक है, बीमारी है, जो कि अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वहाँ पे वो धीरे धीरे सब जगह बैन करते जा रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में आपका स्मोकिंग बैन होता जा रहा है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोटा मोटा अगर हम लोग सिर्फ बोन्स के ऊपर ही उसके इफेक्ट को अगर लेते हैं तो नंबर 1, कुछ सर्टेन हार्मोन्स जैसे सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो स्मोकिंग से अफेक्ट होता है, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। इससे वो डिरेंज हो सकता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। नंबर 2, जो आपका पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन, जो पैराथायराइड हार्मोन एक्सेस है, वो स्मोकिंग से कई बार आपका इफेक्ट हो सकता है। उससे भी आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो साइकिल है वो अफेक्ट हो सकती है। नंबर 3, इसके अंदर आपका स्मोकिंग में जो आप टोबैको स्मोक करते हैं, निकोटिन होता है। जो निकोटिन है वो इट एक्ट्स एज ए वैसो कंस्ट्रिक्टर, जो आपकी धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनको नैरो कर देता है। उससे जो आपके रिक्वायर्ड ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे आपका बोन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। फिर स्मोकिंग से कुछ सेल्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन है, जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस, दैट इज बोन फॉर्मेशन सेल्स, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है। एंजियोजेनेसिस, दैट इज ब्लड वेसल फॉर्मिंग सेल्स, उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट स्मोकिंग का होता है। स्मोकिंग से आपके ऑक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनका भी जो बॉडी में एक्शन है दैट इज डेट्रीमेंटल। तो ये सारे 4-5 फैक्टर्स मिला के आपकी बोन हेल्थ के लिए स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, इसके बारे में हमें बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, नटशेल जो मुझे समझ ये आया है कि जो आने वाली पीढ़ी है उस वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से झेलने के लिए तैयार रहे अगर उन अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते। माँ बाप के लिए, जैसे आपने बोला है, उनको भी कॉन्शियस होना पड़ेगा, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि बच्चों का बचपन से ही उनको खेल कूद में ज़्यादा लगाएं, जिससे उनके बोन स्ट्रक्चर मजबूत हो सके। और समस्या ये है, जो आपकी बात से मुझे समझ आया, कि ये एक वक्त तक ही हो सकता है,
18 या 23 साल तक की उम्र तक ही आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने बोन में, और फिर बाद में उसको सारी ज़िंदगी आप उसको मेंटेन कीजिए या खर्च कीजिए। तो आपका जो ये शो था, इससे बहुत कुछ जानने को मुझे मिला। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज टू। और पेरेंट्स के लिए भी यही सलाह है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बाहर निकालिए, खुद भी स्क्रीन टाइम से बाहर आइए, खुद भी खेलिए, बच्चों को भी चाहिए उसको खेलें। और जो टीनेजर एंड अबव हैं, भाई स्मोकिंग से दूर रहिए, अपने ये हेल्थ को ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बोन्स के ऊपर, वही आगे जाके आपको हेल्पफुल करेगा। डॉक्टर साहब, इस शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले अगले शो में भी हम आपको इसी तरह ही तंग करते रहेंगे, इसी तरह नए इश्यूज लेके आते रहेंगे। और इस चैनल को, डॉक्टर जॉइंट टॉक्स के इस चैनल को मैं चाहूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी हो गया है हम ऐसे विषयों को, ऐसे हेल्थ इश्यूज़ को उठाएं जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले शो में हम आपसे मिलेंगे, अगले वीक आपसे हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई समस्या को लेकर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।